तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पाम ऑफ हैंड पढ़े थे जिसमें हमने सेंसी स्प्लाई, फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ, साइनोवियल शीथ, इंसर्शन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन और पाल्मर एपोन्यूरोसिस तक पढ़ा था। आज फिर हम देखेंगे कि पाम में फेशियल स्पेसेस कौन सी हैं, पल्स स्पेस ऑफ फिंगर क्या है, पाम की ब्लड वेसल्स कौन सी, नर्व्स कौन सी, लिम्फेटिक्स के। ये जो मुझे दो क्लिनिकल नोट है ना, एक फेशियल स्पेसेस ऑफ पाम और एक पल्प स्पेस ऑफ फिंगर, ये मतलब थ्योरेटिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्फेक्शंस हो जाती हैं और आपको फिर इनका डील करना आना चाहिए। ठीक है, आपको पता हो कि ये चीजें होती क्या है, ये फिर मतलब सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका देख लेंगे। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। उसके अलावा डॉर्सम के बारे में देख लेंगे थोड़ा सा, और ज्यादा डिटेल से आज हम ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, आर्टियल सप्लाई टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, तो फेशियल स्पेसेस की बात करते हैं कि फेशियल, पहले वर्ड को फोकस करिए, फेशियल, ये वर्ड जो है ना ये फेशिया से है, और अभी तक आपको पता चल जाना चाहिए कि फेशिया क्या चीज है। फेशिया कनेक्टिव टिश्यू की थिकनिंग है। ठीक है, अब फेशियल स्पेसेस हैं क्या, पाम की जो फेशियल स्पेसेस हैं वो पोटेंशियल स्पेसेस हैं। ठीक है, पोटेंशियल स्पेस वो चीज होती है जिसमें पोटेंशियल होता है कि वो इन्फेक्शन अडॉप्ट कर सके। ठीक है, पोटेंशियल क्या चीज होती है, ऐसी चीज को कहते हैं ना जिसमें जो चीज कैपेबिलिटी होती है कुछ भी काम करने की। तो ये ऐसी स्पेसेस हैं पाम के अंदर जो नॉर्मली लूज कनेक्टिव टिश्यू से फिल्ड होती हैं, लेकिन उनमें पोटेंशियल है कि इन्फेक्शन हो सके। ठीक है, उनकी बाउंड्रीज जो हैं वो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्फेक्शन के स्प्रेड को लिमिट करती हैं। जैसे सपोज के एक ये फेशियल स्पेस है, ठीक है, एक इसके साथ है और इसके साथ ही तीन फेशियल स्पेसेस हैं। ठीक है, अब अगर आपको पता होगा कि ये वाली बाउंड्री कहाँ लाई करती है, एग्जैक्टली ये कहाँ लाई करती है, तो आपको ये बात पता होगी कि जो दरमियान में यहाँ इन्फेक्शन है वो किस से किस लिमिट तक जा सकता है। जैसे सपोज ये आपके सामने जो मैंने पिक्चर बनाई, ये थर्ड मेटाकार्पल पे लाई करती है, ये जगह शुरू होती है और फिफ्थ पर आकर एंड होती है। तो आपको पता है कि अगर सेंटर वाली स्पेस में इन्फेक्शन होती है तो वो सिर्फ इतने एरिया में लिमिट होगी जहां थर्ड से फिफ्थ मेटाकार्पल है, साइड्स पर नहीं जाएगी। तो अगर आपको इनका नॉलेज होगा आप इन्फेक्शन को अच्छे से ट्रेस कर सकोगे। ठीक है, अब ट्रायंगुलर एपोन्यूरोसिस होता है हैंड के मिड में। ठीक है, जो कहाँ से बनता है, फ्लेक्सर रेटिकुलम से ओरिजिनेट हो रहा होता है। ठीक है, और कहाँ तक जा रहा होता है, फिंगर्स की जहां से ओरिजिन होने वाली जगह वहां तक। ठीक है, अब ये जो पाल्मर एपोन्यूरोसिस होता है, जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है आपकी मिड पाम में, इसकी ये मीडियल साइड है और ये इसकी लेटरल साइड है। ठीक है, इसकी जो मीडियल साइड होती है, मीडियल बॉर्डर, वहां से एक फाइब्रस सेप्टम बैकवर्ड पास करता है। यानी अब आप इसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि आपका हाथ आपके सामने, आप अपने हाथ में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और उसमें से बैकवर्ड यानी डॉर्सम की तरफ, यानी ये जो चीज यहाँ से मैं इस तरह बना रही हूँ ना, आपने इसको ये कंसीडर करना कि पीछे की तरफ स्ट्रेट नीचे जा रही है। यानी अगर आप इसको साइड से देखेंगे, यानी आप इसका मीडियल व्यू देखेंगे तो आपको इस तरह नजर आएगा कि ये ट्रायंगल का ये वाला बॉर्डर था और ये साइड से व्यू ये नीचे तक जा रहा है। ठीक है, एक फाइब्रस सेप्टम जो है वो बैकवर्ड जाता है और कहाँ जाकर अटैच होता है, फिफ्थ मेटाकार्पल बोन को। आपको पता है कि फिफ्थ मेटाकार्पल बोन लिटिल फिंगर की होती है। अब इस सेप्टम से जो मीडियल है यानी मजीद लिटिल फिंगर वाले एरिया में आ जाए तो एक फेशियल कंपार्टमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर 3 हाइपोथिनार मसल्स हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एक स्पेस आ गई। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ट्रायंगुलर एक पाल्मर एपोन्यूरोसिस नाम का स्ट्रक्चर है जो कि पाम के मिड में है। उसके मीडियल बॉर्डर से एक सेप्टम पीछे जाता है बोन से अटैच होने के लिए और मीडियल साइड ऑफ द पाम को सेपरेट कर देता है बाकी से। और जो एरिया सेपरेट होता है वो एक फेशियल कंपार्टमेंट कहलाता है और इस केस में उस फेशियल कंपार्टमेंट के अंदर 3 हाइपोथिनार मसल्स हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो हम ट्रायंगल डिस्कस कर रहे थे मीडियल और लेटरल साइड लिखकर, इसकी अब लेटरल साइड की बात करते हैं। अब इसके लेटरल बॉर्डर से एक सेकंड फाइब्रस सेप्टम जो है वो पीछे की तरफ जाएगा और वो कहाँ जाकर अटैच होगा, थर्ड मेटाकार्पल बोन से। ठीक है, और ये जो सेप्टम है ये लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन ऑफ इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर्स के दरमियान में से गुजरता है। ठीक है, आपको पता है कि थर्ड मेटाकार्पल बोन कौन सी होगी, वो जो मिडिल फिंगर की होगी। ठीक है, सेकंड वाली इंडेक्स की, फर्स्ट वाली थंब की होगी। यानी कि ये
फर्स्ट फिंगर के जो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स हैं उनकी अटैचमेंट उनके रास्ते के दरमियान में से गुजर कर नीचे जाएगा, और थर्ड के, यानी कि अगर आपको हैंड की पिक्चर का एक आइडिया हो, ठीक है, ये आपका सपोज अगर ये आपका हैंड है, ठीक है, इसमें से अगर टेंडन्स गुजर रहे हैं, ये आपको पता है जाकर के सारी फिंगर्स पर जाकर अटैच हो रहे हैं, और यहाँ पर मौजूद है एक ट्रायंगुलर सेप्टम जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पाल्मर एपोन्यूरोसिस। अभी हम इसके फिलहाल लेटरल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेटरल साइड हमेशा थंब की होगी, मीडियल साइड लिटिल फिंगर की। तो ये देखेंगे कि इसका अगर फेशियल सेप्टम पीछे बोन की तरफ जाना जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो इन दो यानी ग्रीन वाले पॉइंट्स जिनको हमने फ्लेक्सर टेंडेंस कहा है, इनके दरमियान में से गुजरेगा। ये चीज इतना डिटेल से बताने का मकसद ये क्योंकि ये बुक का टेक्स्ट है, ठीक है, स्नेल की लाइंस हैं, ये वहां से मैंने कॉपी किया है ताकि आपको पता हो कि क्या चीज है, ठीक है, और इसकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस है। अब ये जो सेकंड सेप्टम हम पढ़ रहे हैं ना, जो कि लेटरल साइड पर है, ये हैंड को डिवाइड करता है थिनार स्पेस में, ठीक है। थिनार स्पेस जो है वो सेप्टम से लेटरल लाई करती है, लेकिन आपने इसको उस कंपार्टमेंट से कंफ्यूज नहीं करना जिसके अंदर थिनार मसल्स हैं, यानी कि जहां पर हाइपोथिनार मसल्स हैं उस फेशियल स्पेस का नाम हाइपोथिनार स्पेस जरूर है, लेकिन जिसमें थिनार मसल्स हैं उस स्पेस का नाम ये नहीं है। यहाँ पर थिनार स्पेस वो है जो थिनार मसल्स से साइड पर लाई करती है, ठीक है। तो अभी इसके बाद जब पिक्चर देखेंगे तो मैं आपको फिर शुरू से सारा दोबारा बताऊंगी, अभी सिर्फ टेक्स्ट इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब प्रोक्सिमली क्या होता है, यानी कि रिस्ट के करीब जो थिनार और मिड पाल्मर स्पेसेस हैं, ये फोर आर्म से सेपरेट होती हैं क्योंकि वहां कार्पल टनल मौजूद होती है, लेकिन डिस्टल साइड पर ये अपने लंब्राइकल कैनाल्स के साथ कंटिन्यूस होती है, यानी कि जहां पर लंब्राइकल मसल्स होते हैं ना उनके साथ कंटिन्यूस होती है, लंब्राइकल मसल्स के साइनोवियल शीट के साथ, ताकि उनकी जो लाइनिंग होती है उनके साथ। अब अगर फेशियल स्पेसेस की बात करें तो टोटल 3 स्पेसेस हैं जो कॉमन है आपके सामने, ठीक है। थिनार स्पेस है, हाइपोथिनार हम पढ़ चुके हैं उसके अलावा, ठीक है। थिनार स्पेस है, इसके अंदर फर्स्ट लंब्राइकल मसल है, और ये कहाँ लाई करेगा, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस टू इंडेक्स फिंगर और सुपरफिशियल टू एडक्टर पॉलिसिस मसल। अगर आपको एग्जैक्ट इनकी जो है लोकेशन नहीं भी याद रहती, इट्स ओके, आप इनका सिर्फ नाम याद रखें और इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये चीज होती क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर मिड पाल्मर स्पेस है, जो मिड पाल्मर स्पेस है उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ लंब्राइकल मसल है, ठीक है, और वो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस से नीचे की तरफ लाई करती है। फिर एक लंब्राइकल कैनाल है, ये कहाँ है, ये पोटेंशियल स्पेस है जो हर लंब्राइकल मसल के इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है, और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है। अब इस पिक्चर को देखिए, अब आपको मजीद ये चीज समझ आएगी कि क्या है। पहले मैं आपको स्टार्ट से बता दूं, ठीक है, आपको पता है कि ये मिड लाइन है, ठीक है, ये सारा सेंट्रल एरिया है हैंड का, इसके नीचे इसमें वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको हम पाल्मर एपोन्यूरोसिस कह रहे थे, ठीक है। उसकी ही मीडियल साइड से ये वाला सेप्टम नीचे आया था, ठीक है, और आकर हमने पढ़ा था कि फिफ्थ मेटाकार्पल बोन पर अटैच हुआ था, ठीक है। ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है, ये 3 है, ये 2 है, और ये फर्स्ट है, ठीक है। अब इसने क्या किया था, सेप्टम का नाम था हाइपोथिनार सेप्टम, और इसने एक अलग टनल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया था हैंड के अंदर ही, जिसको हमने हाइपोथिनार स्पेस कहा था, और इसके अंदर हाइपोथिनार मसल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो पाल्मर एपोन्यूरोसिस की लेटरल साइड थी उससे भी एक सेप्टम नीचे आ रहा था, और उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो थर्ड मेटाकार्पल बोन पर जाकर अटैच हुआ था, ठीक है। और इस सेप्टम का नाम यहाँ पर रखा गया है मिड पाल्मर या ऑब्लिक सेप्टम, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। इसने क्या किया था, इसने जो सेंटर वाली स्पेस थी उसको एक लेटरल स्पेस से सेपरेट किया था, और लेटरल स्पेस का नाम क्या था, उसका नाम है थिनार स्पेस, ठीक है। लेकिन देखेंगे अब थिनार मसल्स इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये एक नीचे चीज है। हाइपोथिनार स्पेस के अंदर हाइपोथिनार मसल जरूर मौजूद थे, लेकिन थिनार स्पेस जो है वो थिनार मसल से नीचे लाई करती है। ये देखिए, ये थिनार मसल्स हैं, यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे स्पेसेस यहाँ पर कौन सी आ जाती है, यहाँ पर एक हाइपोथिनार स्पेस है, एक थिनार स्पेस है, एक यहाँ पर फिर मिड पाल्मर स्पेस है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में पाम के मिड पाल्मर स्पेस है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डोर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेस है, ये डोर्सल साइड पर है, लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंस जिसकी है वो 3 आपने याद रखने, हाइपोथिनार स्पेस,
मिड पाल्मर स्पेस और थिनार स्पेस, ठीक है। और चौथी जो स्पेस हम पढ़ेंगे वो क्या, लंब्राइकल जो मसल्स होते हैं जो कि पाम के मसल्स हैं, उनकी अपनी सेपरेट जो साइड पे जगह खाली होती है वो। नॉर्मली ये ना बच्चों हैंड के अरेंजमेंट में, अगर मैं हैंड की एक रफ सी पिक्चर बनाऊं, जैसे सपोज कि ये सारा पाम का एरिया है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको रफ समझाने के लिए बना रही हूँ, ड्राइंग मेरी आपको पता ही चल गया होगा अभी तक कितनी है। अगर ये सारा पाम का एरिया है ना, तो देखिए इसमें क्या कुछ मिलेगा आपको। पाम के एरिया में आपको पहले यहाँ पर मेटाकार्पल बोन्स मिलेंगी, ठीक है। उसके ऊपर से बहुत सारे टेंडन्स पास करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ से फ्लेक्सर टेंडन गुजरेगा। फ्लेक्सर टेंडन किसका होगा, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस का, ठीक है। फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। इसी तरह सारे ये मल्टीपल टेंडन्स यहाँ से गुजरेंगे। उसके अलावा हमें ये भी पता है कि पाम के अंदर जो हैं वो बहुत सारे मसल्स मौजूद हैं, छोटे छोटे, ठीक है, जिनमें से कुछ लंब्राइकल्स हैं, कुछ इंट्रोशियाए हैं, ठीक है। लंब्राइकल्स हैं, इंट्रोशियाए हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है पाम के अंदर, उसके अलावा पाम के अंदर जो है वो दो मसल्स भी हैं, जिनमें से एक का नाम है एडक्टर पॉलिसिस और एक का नाम है पल्मेरिस ब्रेविस। उसके अलावा कौन से मसल्स हैं हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास थिनार हाइपोथिनार मसल्स हैं, उसके अलावा थिनार मसल्स हैं। अब ये इतना सब कुछ फिल होने के बाद भी जो दाएं बाएं थोड़ी सी जगह बच गई है ना क्लोज पैकिंग करने में, वो सारी फिल्ड होती है एक टिश्यू से, ठीक है, जिसको कहते हैं जो सारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो थोड़ी बहुत स्पेसेस। और ये जो दरमियान में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के दरमियान में थोड़ी थोड़ी जगह बाकी बचती है ना, तो ये स्पेसेस हैं। अब जो जहां पर स्ट्रक्चर कोई मौजूद है, कोई टेंडन है, कोई मसल है, कोई फेशिया है, वहां पे तो इन्फेक्शन का चांस नहीं है कि वहां पर वो छुप सके, लेकिन जहाँ कनेक्टिव टिश्यू है वहां इन्फेक्शन हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे हम पल्प स्पेस ऑफ फिंगर पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि आपकी जो फिंगर टिप होती है, ठीक है, नेल्स यानी ऑपोजिट साइड, पाम वाली साइड पर जो बिल्कुल टिप है फिंगर की, वहां अगर कोई चीज चुभ जाए तो एकदम स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहां भी ऐसी क्लोज पैकिंग होती है और उनके दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। अगर उस पर प्रिक लग जाए तो उस एक जगह पर इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शियस फ्लूइड को बेसिकली ड्रेन करने की जगह चाहिए होती है, ठीक है। अगर वो नहीं मिलेगी या ऐसी किसी जगह पर वो कंटेन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो फिर वो रिलीज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वजह से इन स्पेसेस की इंपॉर्टेंस है कि अगर यहाँ पर इन्फेक्टिव कोई फोकस मौजूद है तो आपको स्पेसिफिकली इसको ट्रीट करना पड़ेगा। ज्यादातर कट लगा के ना सर्जरी से, ठीक है, उसको ड्रेन किया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और देखिए कितनी सिंपल चीज है कि जहां जहां स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है हैंड में, वहां पर छोटी छोटी स्पेसेस मौजूद हैं, जैसे थिनार स्पेस थिनार मसल्स के नीचे और एडक्टर पॉलिसिस के दरमियान में मौजूद है। फिर मिड पाल्मर स्पेस जो है सारे फ्लेक्सर टेंडन्स के नीचे है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक हाइपोथिनार स्पेस है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो मसल्स हैं, ये जो कि इन मेटाकार्पल्स के दरमियान हैं, ये कौन से मसल्स होंगे? चलें मैं बता देती हूँ, डोरा दी एक्सप्लोरर वाला काम है कि इन डोर्सल और पाल्मर इंट्रोशियाए होंगे। यहाँ पर आपने पढ़ा था ना कि मेटाकार्पल्स के दरमियान में जो मसल्स होते हैं वो, ठीक है, लंब्राइकल बर्ड के ऊपर होंगे, इंट्रोशियाए के लिए इधर, ठीक है, वो मेटाकार्पल्स के दरमियान होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ दोबारा देखें एक और पिक्चर बताने के लिए, ये देखें कि यहाँ पर इस साइड वाली पिक्चर में पहले देखिए, यहाँ पर दिखाया है कि थिनार स्पेस ग्रीन कलर से आपको शो की हुई है और मिड पाल्मर स्पेस, ये क्या है, नॉर्मली ये थोड़ी सी जगह जो मौजूद होगी ऊपर वाले मसल्स और नीचे वाले स्ट्रक्चर्स के दरमियान में, यहाँ इन्फेक्शन के फोकस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ कलर्स में देखिए, ठीक है, यहाँ आइडेंटिफाई देखें, छोटी सी स्पेस है थिनार स्पेस, देखें जो ग्रीन लाइन शो की हुई है आपको। उसके अलावा मिड पाल्मर स्पेस ये येलो कलर से, और फिर हाइपोथिनार फेशिया ये इसी के अंदर हाइपोथिनार स्पेस मौजूद है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद बात करते हैं पल्प स्पेस ऑफ फिंगर की, ठीक है। तो फिंगर का पल्प है ना, पल्प कहते हैं जो फैटी पोर्शन है, ठीक है, हर फिंगर का, वो उसके नीचे मौजूद पेरियोस्टियम से फ्यूज होता है। आसान आपको अगर मैं इसकी
क्या एग्जांपल दे दूं तो आपको याद है कि हमने जब अपर आर्म पढ़ा था तो हमने फेशियल कंपार्टमेंट्स पढ़े थे। इसी तरह फोर आर्म में हम एक चीज पढ़ते थे कि जो डीप फेशिया है, जो सारा स्ट्रक्चर को सराउंड कर रहा है, उसमें से सेप्टम निकल कर जाकर सेंटर में जो मौजूद बोन है उसको अटैच होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। जिस तरह बात करें, अगर अपर आर्म की हमें पढ़ा था कि एक बाहर फेशिया है, सेंटर में ह्यूमरस बोन है, ठीक है। फेशिया से सेप्टम जाते हैं, जाकर ह्यूमरस पर अटैच होते हैं और अपर आर्म को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह जो हमारी फिंगर का जो फैटी पोर्शन है, यानी जो मतलब कह ले फ्लैशी पोर्शन बल्कि, ठीक है, उसमें से जो बाहर फेशिया मौजूद है स्किन के नीचे, उसमें से छोटे छोटे सेप्टम्स जाकर जो नीचे अंडरलाइंग बोन है ना, फेलिंग्स हमारी, उस पर जाकर अटैच होते हैं और छोटे छोटे स्पेसेस में जो है ना कह लें डिवाइड करते हैं इस सारे पल्प को। अब हर वो जो एक छोटी सी स्पेस है ना, वो एक अलग पोटेंशियल स्पेस बन जाती है इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करूँ तो ये देखेंगे, अगर ये आपकी फेलिंग्स है यानी आपकी बोन है, ठीक है, इसके ऊपर आपको पता है कि ये सारी कवरिंग है ऊपर, ये बाहर सारा फेशिया है, ठीक है। इस फेशिया में से सेप्टम जो है ना छोटे छोटे जाकर इधर फेलिंग्स के साथ मौजूद है, और इसकी वजह से क्या है कि दरमियान में जो मटेरियल है ना वो सारा सेपरेट छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है, यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन इधर मौजूद है तो वो दूसरे वाले कंपार्टमेंट में नहीं जा सकती, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पर देखने की है, इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में बताया गया कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल है एक छोटी छोटी वेसल आकर सप्लाई करती है, यानी जब तक हम बड़ी आर्टरीज पढ़ रहे थे तब तक तुम्हें पता था उनकी ब्रांचेस जाती हैं, लेकिन जब हम फिंगर्स के लेवल पर आ जाते हैं तो वहां पर डिजिटल आर्टरीज होती हैं। डिजिट वर्ड इज फॉर फिंगर, ठीक है। उसमें देखिए लिखा हुआ है कि जो टर्मिनल ब्रांच है डिजिटल आर्टरी की, यानी सपोज अगर हम इंडेक्स फिंगर की बात कर रहे थे तो जो डिजिटल आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच थी वो इस बोन के, इस टर्मिनल फेलिंग्स के डायाफाइसिस यानी शाफ्ट को सप्लाई करती है। एक जो बोन होती है आपको पता है उसके क्या पार्ट्स होते हैं, उसके जो एंड्स होते हैं उनको हम एपीफाइसिस कहते हैं और सेंटर को हम डायफाइसिस या शाफ्ट कहते हैं। तो वो आर्टरी सारी रन करेगी और इस शाफ्ट को डिवाइड ऐसे सप्लाई करेगी, ये बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे सामने पिक्चर, अब देखें कि इसमें ये जो छोटे छोटे डॉटेड लाइंस है ना सारी, ये सारे क्या है, ये छोटे छोटे सेप्टम हैं जो कि डीप फेशिया से अराइज हुए, जाकर डिजिटल फेलिंग्स पर अटैच हुए और इसने फिंगर को छोटे छोटे स्पेसेस में डिवाइड कर दिया जिनको हम पल्प स्पेस कहते हैं। फिर आप इसकी आर्टरी पे फोकस करिए कि इसकी आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है और जाकर सप्लाई करती है शाफ्ट ऑफ द टर्मिनल फेलिंग्स को। अब एक जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ था वो ये था कि जितनी आर्टरीज जो हैं वो इस शाफ्ट वाले पोर्शन को सप्लाई करेंगी ना, वो सारी पल्प स्पेस के अंदर से ही अराइज होती हैं, लेकिन आर्टरी का जो एक ब्रांच इस वाले बाहर वाले पोर्शन जिसको एपीफाइसिस कहते हैं उसको सप्लाई करेगी, वो पल्प स्पेस से प्रोक्सिमल अराइज हो जाती है, यानी उनसे पहले ही अराइज हो जाएगी। जो आर्टरीज शाफ्ट को सप्लाई कर रही हैं, डायफाइसिस को सप्लाई कर रही हैं फेलिंग्स के, वो पल्प स्पेस के अंदर से गुजर कर आएंगी, लेकिन जो उसके हेड को या एपीफाइसिस को बोन के स्टार्ट को सप्लाई कर रही है वो पल्प स्पेस से बाहर से आएगी। अब ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पढ़ते हुए कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, है ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये देख लें, यहाँ से आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि किस तरह की पल्प स्पेसेस, देखें कि छोटे छोटे पीसेस बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई फ्लूइड जमा हो जाता है पस लाइक डिस्चार्ज तो उसको एब्सेस या फेलॉन कहते हैं, तो ये इसलिए आपको पता होना चाहिए। पाम की आर्टरीज की बात करते हैं तो पाम में अल्नर आर्टरी है और रेडियल आर्टरी है, ठीक है। अब जो अल्नर आर्टरी है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ऊपर से गुजरती है। अगर आपको वो स्ट्रक्चर्स याद हो जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास करते हैं तो हम उसको मीडियल से लेटरल पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि अल्नर नर्व होती है, उसके बाद अल्नर आर्टरी होती है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि ये जो आर्टरी है ये अल्नर नर्व से लेटरल इंटर होती है, ठीक है, हैंड के अंदर, और जब इंटर होती है तो वहां ये एक डीप ब्रांच देती है और फिर खुद कंटिन्यू करती है एज सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। यहाँ पर जो चीज समझने की है वो ये है बच्चों के, हम अल्नर आर्टरी की बात करें कि अल्नर आर्टरी जो है वो ऐसे इंटर हुई है हैंड के अंदर, वहां इसने एक डीप ब्रांच दे दी है। डीप ब्रांच मतलब वो होती है जो डीपली, यानी कि अक्सर ये होता है कंपार्टमेंट में बैक साइड पर सप्लाई करती है,
और हैंड के केस में डीप ब्रांच वो जो मसल्स की तरफ चली जाएगी या डीप पाम के अंदर चली जाएगी, और खुद जो मेन स्टेम आ रहा था ना वो कंटिन्यू करता है एज सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ये क्या चीज है, ये आगे डिटेल से देखते हैं, ठीक है। यानी कि अल्नर आर्टरी ने हैंड के अंदर इंटर होकर एक ब्रांच देनी है, डीप ब्रांच, और जो खुद मेन स्टेम आ रहा था ना आर्टरी का, मेन आर्टरी, उसने खुद कंटिन्यू करना है एज सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ठीक। अब जो डीप ब्रांच है अल्नर आर्टरी की, वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर ही अराइज करती है और एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी के दरमियान से गुजरकर रेडियल आर्टरी को ज्वाइन करती है ताकि डीप पाल्मर आर्च बना सके। यानी कि जिस तरह ऊपर वाली आर्टरी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बना रही थी, इसी तरह डीप वाली जो है रेडियल के साथ मिलकर डीप पाल्मर आर्च बनाएगी। आपने हैंड पे देखा होगा ना कि अभी तक बुक से इतना तो आपने देख लिया होगा कि हैंड पे पाम पे आर्चेस बनी होती हैं ब्लड वेसल्स की। इन आर्चेस में आधी कंट्रीब्यूशन रेडियल आर्टरी की होती है, आधी अल्नर आर्टरी की होती है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो अल्नर आर्टरी है वो सुपरफिशियल में चली जाएगी, जो उसका मेन स्टेम, और डीप ब्रांच रेडियल के साथ मिलकर डीप पाल्मर आर्च बनाएगी। अब हम जब रेडियल आर्टरी पढ़ लेंगे तो ये बात कंप्लीट होगी, क्योंकि बाकी की कंट्रीब्यूशन रेडियल आर्टरी से आनी है। रेडियल आर्टरी जो है ये डॉर्सम ऑफ हैंड से निकलती है, ठीक है, और प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल बोन्स में, वहां से मतलब ऊपर की तरफ आ जाती है। अब डॉर्सम आपको पता है कि हैंड की बैक साइड पर है। अभी मैं आपको आर्टरीज रिवाइज करवाऊंगी, उसमें आपको मैं इसका कोर्स थोड़ा सा दोबारा बताऊंगी कि रेडियल आर्टरी जो है वो जब फोर आर्म से गुजरती है, तो जब उसने हैंड में इंटर होना होता है तो वो डॉर्सल साइड पर इंटर होती है, एज कम्पेयर टू अल्नर आर्टरी जो रिस्ट के सामने से गुजर रही है ना, लेकिन रेडियल आर्टरी बैक साइड से गुजर कर आती है, ठीक है। यही बात लिखी है कि जब ये हैंड के लेवल पर आ गई है तो ये डॉर्सम से निकलकर फ्रंट साइड पर आ जाती है फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल बोन्स के दरमियान, यानी जहां पर आपका थंब है, आपकी इंडेक्स फिंगर है, उसके दरमियान में से इसने आगे आना है, ठीक है। और जो डीप पाल्मर आर्च बनती है ना आर्टरी की, वो एक ब्रांच सुपीरियरली सेंड करती है और जो कि एनास्टोमोसिस बनाती है रिस्ट जॉइंट के गिर्द, और फिर सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है। यानी कि जिस तरह हम रिकरेंट आर्टरीज पढ़ते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर भी रिकरेंट आर्टरीज होती हैं जो पीछे की तरफ वापस जाकर रिस्ट के ऊपर एनास्टोमोसिस बना रही होती हैं, ठीक है। रेडियल आर्टरी की बात की कि जो इसकी डीप पाल्मर आर्च बनेगी ना आदि अल्नर के साथ मिलकर, वो एक तो कुछ ब्रांचेस भेजेंगी जो कि रिस्ट जॉइंट पर एनास्टोमोसिस बनाएंगी, ठीक है, और उसके अलावा डिजिटल ब्रांचेस देंगी, यानी कि फिंगर्स को डिस्क्राइब करेंगी। हम जैसे जैसे इस चीज में प्रोसीड करेंगे वैसे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। यहाँ आप सामने देखिए आपके पिक्चर है, आप पहले आइडेंटिफाई करें सबसे पहले अल्नर आर्टरी को इसमें, ठीक है। अल्नर आर्टरी को देखिए, ट्रेस करते जाइए, देखिए कि ये जब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के लेवल पर पहुंची है तो वहां से इसने क्या किया कि एक डीप पाल्मर ब्रांच दी है। डीप पाल्मर ब्रांच यहाँ से नीचे चली गई है, जो अब इस तरह है कि यहाँ से होकर इस तरह आ रही है, और ये मेन स्टेम जो है ना ये आपके सामने कंटिन्यू हो रहा है, इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। और उसकी निस्बत आप सामने वाली मौजूद रेडियल आर्टरी को अगर देखें तो रेडियल आर्टरी ये देखें यहाँ से जब आ रही थी, यानी कि आपके फोर आर्म के लेवल तक, वहां से ये बैक साइड से इंटर हुई है, देखें थंब के पीछे लाइट कलर से दिखाई हुई है, वहां से फिर ये आगे की तरफ आती है, ठीक है। और देखें कि इस मसल्स के नीचे नीचे से जाते हुए ये डीप ब्रांच ऑफ, लाइक मैं कलर इसका चेंज कर दूं, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी के साथ ज्वाइन कर कर डीप पाल्मर आर्च बनाती है, ठीक है। फिर एक ब्रांच इसकी ऊपर जाकर सुपरफिशियल पाल्मर आर्च को कंप्लीट करती है। जब मैं आपके सामने इसका स्केच बनाऊं जिसमें मैं ब्लू कलर से आपको शो करूंगी अल्नर आर्टरी और आपको मैं रेड कलर से शो करूंगी रेडियल आर्टरी, ताकि आप इसको समझ सकें। अब ब्लू से पहले मैं आपको अल्नर बता रही हूँ, ठीक है। अल्नर आर्टरी स्ट्रेट जा रही है सीधी, ठीक है। इससे पहले कि ये आर्च बनाए ये पहले ही एक ब्रांच दे चुकी है जिसका नाम है डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ये इस तरह करके ना इसके नीचे से गुजर कर इस तरह साइड पर आ जाती है, ठीक है। और ये हाफ है आपके सामने, ठीक। तो ये सारा क्या है, ये अल्नर आर्टरी है, इसमें से ये वाली डीप ब्रांच है और ये वाली सुपरफिशियल। इसी तरह अब रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी जो है वो दो वेसल्स के दरमियान से निकल कर आ रही है। अब इसकी डीप पाल्मर ब्रांच है, डीप जो आर्च है उसने क्या करना है, उसने आकर अल्नर की डीप के साथ मिलकर इस आर्च को कंप्लीट करना है, और एक ब्रांच है इसमें से निकलकर जो जाएगी जो सुपरफिशियल को ज्वाइन करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये
कुछ ब्लड वेसल्स वापस नीचे की तरफ आएंगी ताकि वो रिस्ट को सप्लाई कर सके, और कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो आगे फिंगर्स की तरफ चली जाएंगी ताकि वो फिंगर्स को सप्लाई कर सकें। तो ये सारा पैटर्न है। अब मैं इसके ऊपर एनोटेशन रिमूव करके आपको दिखाऊंगी ताकि आप इस चीज को थोड़ा सा फोकस कर सकें। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर पॉइंट आउट करने के लिए आपको देखें सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है ये, इसका हमने पढ़ा था कि इतना पोर्शन इसका यहाँ से अल्नर आर्टरी से आ रहा है, बाकी जो कि रेडियल आर्टरी से आ रहा है। अब आप रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। ठीक है, ये देखेंगे ये रेडियल आर्टरी है ना, ये इसकी एक डीप ब्रांच है जो नीचे चली गई है। ठीक है, जो इस तरह आकर अल्नर के साथ ज्वाइन करेगी, और एक इसकी ब्रांच है सुपरफिशियल जो कि स्ट्रेट जा रही है, जो मेन स्टेम था इसका, और ज्वाइन किया इसने सुपरफिशियल पाल्मर आर्च को। ठीक है, इस पिक्चर में आपको दो अलग शेड से दिखाया गया ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि डीप पाल्मर आर्च और सुपरफिशियल पाल्मर आर्च का डिफरेंस। ठीक है, डीप पाल्मर आर्च को देखें, अल्नर आर्टरी में से देखें, देखिए नीचे से एक ब्रांच निकल आई है ना, वो आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है। ठीक है, इसकी निस्बत आप अगर रेडियल आर्टरी को आप देखें तो रेडियल आर्टरी ने पहले ही एक डीप ब्रांच दे दी, डार्क कलर डीप ब्रांचेस को शो करने के लिए। ठीक है, वो नीचे चला गया है, ये इन बोन्स के नीचे से होकर आ रही है। ठीक है, और सुपरफिशियल इसकी कंटिन्यू की है साथ आगे अल्नर की सुपरफिशियल के साथ, फिर इनमें से ब्रांचेस जा रही हैं आगे। अब आप आगे एक चीज जो नोटिस करने की बच्चों के देखेंगे, ये जो 3 फिंगर्स है ना, इनकी जो ब्रांचेस हैं वो लाइट कलर से बनी हुई हैं, जबकि इनकी ब्रांचेस जो हैं वो डार्क कलर से बनी हुई हैं। तो इनकी ब्लड सप्लाई भी ऐसे, जो ग्रीन बॉक्स के अंदर है ना, उनको सप्लाई करेगी सुपरफिशियल पाल्मर आर्चेस में से ब्लड सप्लाई आएगी, जबकि जो हमारे थंब और इंडेक्स फिंगर की जो लेटरल साइड है, बाहर की साइड, उसको डीप पाल्मर आर्च से ब्लड सप्लाई मिलेगी। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स सारी अभी हम रिवाइज करेंगे जब हम पूरा आर्टरीज का लेक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, फिलहाल अभी हम पाम तक जो है कन्फाइंड रहते हैं। अब पाम की वेन्स की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, पाम में 2 वेन्स हैं, एक का नाम है बेसिलिक वेन, एक का नाम है सिफेलिक वेन। ठीक, बेसिलिक वेन कौन सी है? जो आपके हैंड के मीडियल एस्पेक्ट पर मिलेगी। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होगी? डोर्सल वेनस नेटवर्क ऑफ हैंड से और मीडियल साइड पर सेंटरिंग। जैसे बच्चों आपके आर्टरीज की पाल्मर आर्चेस बनी थी ना, इसी तरह जब वेन्स ओरिजिनेट होंगी तो उनकी भी आर्चेस है। यानी अगर देखें कि आपकी आर्टरी खत्म किस तरह हुई थी, पाल्मर आर्चेस बनी, इससे फिंगर टिप तक चला गया, जैसे हम डिजिटल आर्टरी अभी पल्स बेसिस में देख रहे थे। इसी तरह अगर एक वेन ने ओरिजिनेट होना है ना, तो आपको पता है कि वेन बनती है दोबारा ब्लड कलेक्शन करके लाते हुए, तो इसी तरह फिंगर से वापस सारी वेन्स आएंगी, मिलकर एक आर्च बनाएंगी, फिर 2 साइड पर डिसेंड करेंगी, एक मीडियल साइड पर और एक लेटरल साइड ऑफ द हैंड पर। ठीक है, तो उनमें से जो मीडियल साइड पर होगी वो बेसिलिक वेन है, और जो लेटरल साइड पर होगी बच्चों वो सिफेलिक वेन है। ठीक है, ये अब हैंड पे देखें, अपने हाथ पे आपने देखा होगा इस तरह का एक नेटवर्क वेन्स का मौजूद है। तो यहाँ पर अब जो वेनस आर्च है ना बच्चों, वो एक ही होता है। ठीक है, यहाँ सुपरफिशियल और डीप नहीं है। आपके जो पाल्मर एस्पेक्ट है वहां पर आर्टरी के आर्चेस हैं हैंड के केस में, और जो आपका डोर्सल एस्पेक्ट है वहां पे आपका वेनस आर्च है। ठीक है, तो वेनस आर्च देखिए, ये सारी देखिए ब्लड वेसल्स यहाँ से ला रही है। ठीक है, डोर्सल डिजिटल वेन, जैसे डिजिटल आर्टरीज थी आपकी। ठीक है, पाल्मर डिजिटल आर्टरी, डोर्सल डिजिटल वेन। ठीक, अब देखेंगे ये लेटरल साइड आपको पता है, थंब वाली साइड इज ऑलवेज लेटरल, और मीडियल साइड लिटिल फिंगर वाली। अब देखेंगे मीडियल साइड पर ये बेसिलिक वेन जा रही है और लेटरल साइड पर ये सिफेलिक वेन है। अब आर्म की नर्व्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें तीनों नर्व्स मिलेंगी जो अभी तक हम फोर आर्म से आगे प्रोसीड करके ला रहे थे। ठीक है, मीडियन नर्व है। मीडियन नर्व जो है वो थिनार एमिनेंस के मसल को सप्लाई करती है, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस को, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस को, और ओपोनेंस पॉलिसिस को, और फर्स्ट 2 लंब्राइकल्स को। ठीक है, जबकि अल्नर नर्व जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है और एक डीप टर्मिनल ब्रांच है। बच्चे जहाँ पर डीप टर्मिनल ब्रांच लिखा होगा ना, तो आपको बताना चाहूंगी कि जो भी स्ट्रक्चर है, जैसा कि आर्टरी हो गई, जैसा कि नर्व हो गई, जब वो टर्मिनेट होते हैं ना, यानी खत्म होते हैं, जिस पॉइंट पर एंड करते हैं, तो वो उससे पहले एक से ब्रांच देते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि जो स्ट्रक्चर एंड तक आया है,
क्या वो मेन स्टेम थी या वो ब्रांच थी, ठीक है। तो ये चीज इस तरह ब्लड वेसल में हमने देखा कि जो अल्नर आर्टरी थी वो खुद ब्रांच उसकी आगे जा रही थी, लेकिन वो खुद सुपरफिशियल आर्च बन के टर्मिनेट हो रही थी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ डीप टर्मिनल ब्रांच है, यानी कि ब्रांच टर्मिनेट हो रही है, एंड तक जाएगी सप्लाई करने, ठीक है। अब जो सुपरफिशियल ब्रांच है अल्नर नर्व की, उसने आगे ये ब्रांचेस देनी है, यानी कि वो ब्रांच जो पाल्मेरिस ब्रेविस को सप्लाई करेगी, जो कि पाम का मसल है, उसके अलावा लिटिल फिंगर और आपकी मीडियल जो पाम वाला एरिया है उसको नर्व सप्लाई देगी, जबकि जो डीप ब्रांच है अल्नर नर्व की वो मस्कुलर सप्लाई देगी। सुपरफिशियल ब्रांच ने जिसको सप्लाई करना है उसमें सिर्फ एक मसल शामिल है पाल्मेरिस ब्रेविस, और उसके अलावा स्किन है सारी पाम की, वो भी मीडियल साइड की, जबकि जो, ठीक है, सारा जो मतलब लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर वाला एरिया है, ठीक है। जबकि जो डीप ब्रांच अल्नर नर्व की, इसने 3 मसल्स को सप्लाई करना है, जो कि हाइपोथेनार एमिनेंस के मसल्स हैं, यानी कि एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी एंड ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। उसके अलावा ये सारे पाल्मर और डॉर्सल इंट्रोशियाई को सप्लाई करेगी, थर्ड एंड फोर्थ लंब्राइकल्स को सप्लाई करेगी, और एडक्टर पॉलिसिस मसल जो कि पाम का मसल था उसके दोनों हेड्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। यानी कि समरी करें अगर तो तकरीबन स्किन की सप्लाई, सेंसरी सप्लाई और एक मसल पाल्मेरिस ब्रेविस जो है वो सुपरफिशियल ब्रांच के अंडर आता है, और जबकि बाकी जो हैंड के सारे स्ट्रक्चर्स जिनकी सप्लाई को अल्नर नर्व लिखा होता है वो बेसिकली डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व होती है। आपके सामने पिक्चर है, आप इसमें फिलहाल अल्नर नर्व की सप्लाई को देखिए। देखिए पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, यानी कि वो जो अभी फिलहाल हमने इसको सुपरफिशियल कहा है क्योंकि वही स्किन को सप्लाई कर रही थी, ठीक है। तो ये देखें ब्लू वाला एरिया जो इस नर्व से सप्लाई होता है, ये आ गया आपकी पाल्मर सरफेस पे, और डॉर्सल साइड पर देखें लिटिल फिंगर पूरी, और जो हमारी रिंग फिंगर है उसका बिल्कुल 1/3 पोर्शन इसके अंदर आता है, और बाकी सप्लाई डॉर्सम पर रेडियल नर्व की है, जबकि पाल्मर सरफेस पर ज्यादा सप्लाई मीडियन नर्व के पास है। अच्छा एक चीज और है कि ये जो आपके सामने पिक्चर बनी हुई थी ना बच्चों, ये इतनी क्लियर कट डिमार्केशन वैसे हैंड पे होती नहीं है, होती ओवरलैपिंग है, लेकिन हम उस पोर्शन तक ड्रॉ करते हैं जिस पोर्शन तक मैक्सिमम एक नर्व कवर कर रही होती है, ठीक है। हैंड पर आपको ऐसे क्लियर कट डिमार्केशन नहीं मिलेगी कि अगर आप इस पॉइंट से इधर आ गए तो आपको लगेगा कि दूसरी नर्व सप्लाई कर रही है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट एजेस के पास जो है ना वो ओवरलैपिंग होती है। डॉर्सम की बात करते हैं तो डॉर्सम जो है एक्सटेंसर डिजिटोरम के 4 टेंडन्स वहां से गुजरेंगे, एक्सटेंसर इंडाइसिस का टेंडन गुजरेगा, और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमम के 2 टेंडन्स हैं, ठीक है। हर फिंगर की जो पोस्टीरियर सरफेस है आपको पता है उसमें एक्सटेंसर टेंडन जो है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पे जाकर अटैच होगा जिसका नाम होगा एक्सटेंसर एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपके सामने पिक्चर देखें कि ये सामने जो कनेक्टिव टिश्यू आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला जिसके ऊपर जाकर टेंडन अटैच हो रहा है, इसको हम एक्सटेंसर एक्सपेंशन कहते हैं। इस तरह जैसे आप ग्लव पहन लेना अगर आपकी फिंगर के साथ साथ सर्जिकल ग्लव, क्योंकि वो आपको प्रॉपर फिट होता है, ठीक है। उस तरह आपकी फिंगर्स के बिल्कुल बोन्स के ऊपर ये अटैच है सारे स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके ऊपर आकर फिर ये एक्सटेंसर टेंडन्स अटैच होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम एक्सटेंसर टेंडन्स पढ़ चुके हैं, इसमें हम एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पढ़ चुके हैं, तो बस यही चीजें, ठीक है। देखिए ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है इसमें, और इसके नीचे से सारे स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं। ये साइनोवियल शीथ है एक्सटेंसर टेंडेंस की, और ये इसका आपको कट सेक्शन दिखाया हुआ था कि आप समझ सकेंगे। देखें कि जो डॉर्सम है वहां पर कोई प्रॉपर आर्च नहीं बनती, सिर्फ एक थोड़ा सा कह लें कि डीप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ग्रूव्स ही कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटीरियर सरफेस पे कार्पल टनल थी ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ ग्रूव होते हैं, ठीक है। अब हम अभी मुझे बताएं इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, तो फिर हम बाद में आर्टरीज पढ़ेंगे, बताइए। आर्टरीज ऑफ द अपर आर्म का एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे ताकि हम फिर फोर आर्म से ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कर सकें। हमें पता है कि अपर आर्म को जो वेसल्स सप्लाई करती हैं उसमें हमारे पास 5 मेन वेसल्स हैं, सबक्लेविन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल और अल्नर। हमें यह बात भी पता है कि आर्टरी इस तरह होती है कि हमेशा एक आर्टरी से सेकेंड आर्टरी बनती है, देन थर्ड, यानी कि डिवाइड होती जाती है, या फिर उसी को किसी एक सर्टन रास्ते से गुजर जाने के बाद एक सर्टन एरिया को क्रॉस कर जाने के बाद दूसरी वेसल का नाम दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें
यहाँ पर सबक्लेवियन आर्टरी की, तो जब तक ये ओरिजिनेट कर कर एओर्टा से आ रही है तो ये सबक्लेवियन है। जैसे ही ये फर्स्ट स्ट्रिप को क्रॉस करती है उस टाइम हम इसको फिर एक्सिलरी आर्टरी कंसीडर करते हैं। उसके बाद जब एक्सिलरी आर्टरी टीरीज माइनर मसल के टीरीज मेजर मसल के लोअर बॉर्डर से पास करके आ जाती है, उसके बाद हम इसको ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। और ब्रेकियल आर्टरी जब गुजर कर तकरीबन बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस के लेवल पर आ जाती है, यानी जहां पर हमारी एल्बो का फ्रंट होता है, तो वहां से फिर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिनको हम रेडियल और अल्नर आर्टरी कहते हैं। तो होती है एक ही ब्लड वेसल का स्टेम है, लेकिन जब ये पास करता जाता है तो हम इसको फिर डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, जैसे आपके सामने ये पूरा मैप है ब्लड वेसल्स का, आप इसमें आइडेंटिफाई करते जाइए। देखिए ये एक्सिलरी आर्टरी है, एक सर्टेन लेवल के बाद जो है यही आर्टरी फिर ब्रेक जो है ब्रेकियल आर्टरी कहलाएगी। ठीक है, इसी की ब्रांच है प्रोफंडा आर्टरी। देन ये यहाँ पर देखिए डिवाइड हो गई है, ये रेडियल है और ये सामने अल्नर आर्टरी है। यहाँ से हमने देखा था कि एओर्टा से जो है जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है वो डायरेक्टली आती है, लेकिन राइट सबक्लेवियन आर्टरी हमेशा ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से डिवाइड होकर आती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी वजह से लेफ्ट और राइट बाजू में ब्लड प्रेशर का बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। मतलब आप उसका इतना इतना नेग्लिजिबल होता है कि आप उसको प्रैक्टिकली कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन अक्सर फिजियोलॉजी के टीचर्स का एक फेवरेट सवाल होता है कि अगर आप दोनों लिम्स में बीपी चेक करें तो एक किसी में ज्यादा आएगा उसमें, और वो कौन सी लिम्ब होगी और ज्यादा क्यों होगा। तो लेफ्ट आर्म में ज्यादा आएगा, वजह ये होगी कि उसकी जो एओर्टा में से जो ब्लड वेसल उसको सप्लाई करने के लिए आ रही है ना, वो डायरेक्ट आ रही है, जबकि राइट वाली डिवाइड होकर। फिर बताऊंगी कि ये नेग्लिजिबल डिफरेंस है, बहुत माइनर होता है। लेकिन चलें, एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है ताकि सिर्फ इसलिए कि आपको ये बात याद रहे कि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एओर्टा में से डायरेक्टली आएगी, जबकि राइट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी में से ब्रांच लेकर आएगी। एक्सिलरी आर्टरी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, एक्सिला में से पास करती है, मेन पेक्टोरलिस माइनर की वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, और उसके बाद जो है टर्मिनेट करती है एज ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, 3 पार्ट्स पढ़े थे हमने एक्सिलरी आर्टरी के। उसके अलावा हमने पढ़ा था इसका रोल शोल्डर जॉइंट एनास्टोमोसिस में। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी से ब्रांचेस आ रही थी। हमने पढ़ा था बॉडी ऑफ स्केपुला पे एक एनास्टोमोसिस और फिर एक एनास्टोमोसिस एक्रोमियन पर, और फिर इसको कंबाइन स्टडी किया था कि कैसे ये एनास्टोमोसिस शोल्डर के किंग करने पर भी, फुल एबडक्ट करने पर भी ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देता। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी का किस तरह ये अपर आर्म को सप्लाई करती है, इंटीरियर कंपार्टमेंट को, पोस्टीरियर को, किस तरह इसकी ब्रांचेस जो हैं वो एल्बो पर एनास्टोमोसिस बनाती हैं। ठीक है, और फिर किस तरह ये टर्मिनेट हो जाता है आगे रेडियल और अल्नर आर्टरी पर। ठीक है, इससे पहले तक हम हर चीज जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रेडियल आर्टरी से ऑनवर्ड्स डिटेल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो रेडियल आर्टरी है बच्चों, ये ब्रेकियल आर्टरी की ही कंटिन्यूएशन है और एक मेजर ब्लड वेसल है जो फोर आर्म को सप्लाई करती है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है? क्यूबिटल फोसा के लेवल पर, जहां ब्रेकियल आर्टरी टर्मिनेट होती है या बाइफरकेट करती है। बाइफरकेट क्या होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अल्नर आर्टरी में और रेडियल आर्टरी में। ठीक है, स्मॉलर रेडियल आर्टरी, क्योंकि रेडियल आर्टरी का डायमीटर थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये फोर आर्म पे लेटरल साइड पर होती है और रिस्ट तक जाती है। ठीक है, और फिर हैंड में सप्लाई करती है। पहले फोर आर्म के लेटरल साइड पर रहेगी, जब तक ये फोर आर्म पर मतलब यानी कि अपने ओरिजिन से लेकर रिस्ट के लेवल तक, यानी कि जो एरिया फोर आर्म का है, ये लेटरल एस्पेक्ट पर रहती है। उसके बाद थोड़ा सा ये डोर्सल साइड पर जाती है, बैक साइड पर जाती है, ताकि ये उसके बाद वहां से आगे मूव कर कर आए पाल्मर आर्च बनाने के लिए। ठीक है, और रेडियल आर्टरी जो है वो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है रिस्ट पे अपनी लोकेशन की वजह से, क्योंकि यहीं पर हम पल्स काउंट कर सकते हैं और पल्स जितनी होती है उतना ही हार्ट रेट होता है, तो पल्स से हम हार्ट रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं रेडियल आर्टरी के बारे में, यानी समरी है कि सोर्स इसकी क्या है, ये ब्रेकियल आर्टरी से बनता है। सप्लाई किसको करेगी? कुछ मस्कुलर ब्रांचेस हैं। ठीक है, इससे रेडियल रिकरेंट आर्टरी निकलती है जो कि एल्बो जॉइंट पर एनास्टोमोसिस में पार्ट लेती है। फिर ये
पाल्मर कार्पल ब्रांच देगी, उसके अलावा पाल्मर आर्चेस बनाएगी, थंब की ब्लड सप्लाई देगी मेन और इंडेक्स फिंगर की। ठीक है, इसमें ब्रांचेस में बहुत ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका जिक्र आता है जैसे एनास्टोमोसिस में आ गया, जैसे जब हम पाल्मर आर्चेस पढ़ते हैं उसके साथ आ गया, तो वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? एक तो रेडियल आर्टीरियल पल्स लेते हैं, यानी कि आप पल्स चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंस इसकी एलेंस टेस्ट में। एलेंस टेस्ट सिंपली ये है कि जब आप आर्टरी में से ब्लड लेना चाहते हो, नॉर्मली जो आप ब्लड टेस्ट करवाते हो ना, वो वेन से होता है। ठीक है, वो वेनस ब्लड होता है, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको आर्टरी का ब्लड चाहिए होता है। अब आपको पता है कि आर्टरी मेन ब्लड सप्लाई होती है, और उसमें से ब्लड निकालने से पहले हमें ये चेक करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हम क्रिएट कर देंगे। तो इसलिए चेक किया जाता है कि जो आर्टरी में से हम ब्लड लेने लगे क्या वो ठीक सप्लाई करती है। तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है एलन टेस्ट। इससे ज्यादा इसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको क्लिनिकल नोट्स में बताऊंगी, फिर मैं वहाँ आपको फिगर्स दिखाकर समझाऊंगी कि इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें रेडियल आर्टरी का और अल्नर आर्टरी का क्या रोल है। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछी जाएगी रेडियल आर्टरी की, तो आप बताएंगे कि इसमें से एक तो रेडियल आर्टीरियल पल्स लेते हैं, ठीक है, इसमें से एलेंस टेस्ट कर सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, और इसके अलावा एक और टेस्ट है जिसके लिए हम आर्टीरियल ब्लड लेते हैं, ए बी जीज एनालिसिस कहते हैं उसको, ए बी जीज एनालिसिस। ठीक है, ये टाइम आने पर मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल अब ये इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब इंपॉर्टेंस की बात हो रही है तो इसलिए इसका मैंने जिक्र कर दिया। जब ये टेस्ट पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको एक दफा दोबारा बता दूंगी कि रेडियल आर्टरी की ये इंपॉर्टेंस है। एनाटॉमिकल कोर्स की बात करते हैं कि ये कहाँ से पास करती है, यानी कहाँ से ओरिजिनेट होगी, कहाँ टर्मिनेट होगी, रास्ते में कहाँ से गुजरेगी। ठीक है, ओरिजिन इसका ये है कि इंफीरियर पोर्शन ऑफ क्यूबिटल फोसा पे बनती है बाइफरकेटेड ब्रेकियल आर्टरी से। ठीक है, और लेकिन होती वैसे बाइफरकेशन है, लेकिन तकरीबन ऐसे लगता है जैसे डायरेक्टली ये ब्रेकियल आर्टरी की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा एंगल बनाती है, यानी कि ये इस तरह रेडियल आर्टरी आती है तो अल्नर थोड़ी सी जरा साइड पे जाती है। यानी कहा है वैसे तो ब्रेकियल आर्टरी बाइफरकेट करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेकिन ये थोड़ा सा डायरेक्ट होती है तो लगता है कि जैसे डायरेक्टली ही ब्रेकियल आर्टरी की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, फोर आर्म के अंदर जो रेडियल आर्टरी है वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ रेडियस से आती है। ठीक है, वहां से होकर ये एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस पे आ जाती है, यानी जहां बनी है वहां सिंपली ये कि रेडियस बोन के सामने से आ जाती है। ठीक है, और रेडियल आर्टरी के नीचे जो है बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन होता है, प्रोनेटर टीरीज, सुपिनेटर, फ्लेक्सर डिजिटोरम, सुपरफिशियलिस मसल का टेंडन होता है। अब बताएं कि सारे कॉमन टेंडन किसके हैं? ये हमारे टीरीज, सुपिनेटर और फ्लेक्सर डिजिटोरम, सुपरफिशियलिस जो है हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के सारे मसल्स हैं, इनके टेंडेंस के ऊपर से रेडियल आर्टरी गुजरती है। ठीक है, अगर प्रोक्सिमली देखें तो जो आर्टरी है, अभी मैं आपको सब चीजें फिगर से बताऊंगी, सिर्फ टेक्स्ट समझ लें फिर मैं आपको बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रोक्सिमली जो आर्टरी है वो ब्रेकियोरेडियलिस मसल से नीचे पास करती है, और डिस्टल साइड पर सिर्फ फेशियल और स्किन होता है, यानी डिस्टल साइड यानी कि जहाँ रिस्ट वाला एरिया है, तभी आपको वहां ये आराम से हाथ लगाकर पल्स इसकी आ जाती है। ठीक है, ऊपर जहाँ शुरू होती है प्रॉक्सिमल साइड पर, वहां तो इसके ऊपर से ब्रेकियोरेडियलिस मसल गुजर रहा होता है, इसलिए ऊपर आप एल्पेट नहीं कर सकते उसको। लेकिन जहाँ रिस्ट का एरिया है डिस्टली, मतलब जहाँ ये इसने टर्मिनेट होना है मेन फोर आर्म के अंदर, वहां पर इसके ऊपर सिर्फ स्किन और सुपरफिशियल फेशिया है। ठीक है, इस वजह से आपको फील हो जाती है। जहां पर ये जो जगह है जहां पर आप पल्स लेते हैं ना बच्चों, उसका अक्सर पूछा जाता है कि किन दो मसल्स के टेंडन्स के दरमियान में रेडियल आर्टरी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने ये याद रखना है कि इट लाइज बिटवीन द टेंडन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। प्रॉक्सिमल एंड इसका रिस्ट पे है, डिस्टल एंड एल्बो पर नहीं बच्चे, प्रॉक्सिमल पहले वाला होता है ना, प्रॉक्सिमल एंड जो है वो एल्बो पर होगा और डिस्टल एंड जो है वो रिस्ट पर होता है, क्योंकि हम हर चीज जो है एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से बताते हैं ना बच्चों। तो एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से शोल्डर के करीब जो चीज है वो प्रॉक्सिमल है, तो एल्बो ज्यादा करीब है और ये एल्बो से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब आप इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको यहाँ अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं आपको स्प्लिट करके बताती हूँ। ठीक है, तो कलर में यहाँ पे ग्रीन चूज कर रही हूँ ताकि आपको इस पिक्चर में हाईलाइट होकर
दिखा सकूं, ठीक है। ये देखें, ये जो ब्लड वेसल आ रही है ना अभी, ये कौन सी ब्लड वेसल है? ये ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है। अब इसके आगे जो लाइट कलर का ये जो ट्रांसपेरेंट से स्ट्रक्चर गुजर है ना बच्चों, ये क्या चीज है? ये बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस है। अगर आपने क्यूबिटल फोसा अच्छा पढ़ा हुआ तो आपको फिर ये अच्छा समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये नीचे आ गई है ना, इसके नीचे से देखिए गुजर कर आपको पता है कि इसने अब आकर स्प्लिट होना है, ठीक है। स्प्लिट होकर जो आगे की तरफ चली जाएगी ना थोड़ी डायरेक्टली, ये है रेडियल आर्टरी। जबकि दूसरी वेसल देखें, ये जो यहाँ चली गई है इस साइड पर, ये अल्नर आर्टरी है, ठीक है। अब इसको मैं नोटेशन को रिमूव करूंगी ताकि आपको ये थोड़ा सा नजर आ सके कि किस मसल के नीचे है और किसके ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। रेडियल को आप समझ तो लेंगे ना आप कि किस वाली वेसल की बात हो रही है, ठीक है। इस साइड पे जिस वेसल की बात हो रही है ना, ये रेडियल है। अब आप देखें कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब प्रॉक्सिमल साइड पर ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल के नीचे, आप देखें कि ये मसल ब्रेकियोरेडियलिस है और इसके नीचे आर्टरी जो मैं आपको डॉटेड दिखाती हूँ, देखिए ये है। अब देखिए इन्होंने हल्का सा शेड के सेंस में शो किया हुआ है कि आर्टरी इसके नीचे लाया कर रही है समझाने के लिए। फिर ये निकल कर आ रही है आर्टरी, ठीक है, बाहर आ जाती है और यहाँ आपको फील होती है। आप इस जगह पर यहाँ पर जो है ना पल्स लेते हैं। अब एक और मजे की बात यहाँ देखनी थी, हमने पढ़ा था कि ये जो आर्टरी है जहां पर आप पल्स लेंगे तो वहां पर ये दो टेंडन्स के दरमियान लाई कर रही है। एक टेंडन का नाम है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल का टेंडन, ठीक है, और दूसरा ब्रेकियोरेडियलिस का। तो देखिए ये जो जगह है ना, ये ब्रेकियोरेडियलिस का टेंडन है और ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल का टेंडन है। यानी आप ट्रेस कर सकते हैं ना, ये देखिए ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल जा रहा है, ठीक है, और ऊपर से आ रहा है ब्रेकियोरेडियलिस मसल। तो इनके दरमियान में ये आपको ये जो सारा एरिया है जिसको मैं अभी ऑरेंज कलर से हाईलाइट करने वाली हूँ, आप यहाँ पे पल्स ले सकते हैं, ठीक है। कितनी सिंपल बात है। यानी कि आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको आर्टरी का रूट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इसकी सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी ये सारी लाइंस लिखी हुई है ना, इसको मैं आपके सामने फिगर से बताती हूँ दोबारा। फोर आर्म के अंदर रेडियल आर्टरी इस तरह है कि जब ये ब्रेकियल आर्टरी से बन जाती है, ठीक है, तो फिर ये ट्रेवल करती है फोर आर्म की तरफ। जब ये ऊपर वाले पोर्शन में होती है तो इसको ब्रेकियोरेडियलिस मसल कवर कर रहा होता है, इसलिए ये पेल्पेट आप इसको फील नहीं कर सकते, इसकी पल्स नहीं ले सकते। लेकिन जब ये अपने डिस्टल रीजन में होती है ना, रिस्ट वाले लेवल पर, तो वहां ये स्किन के कवर के नीचे होती है और फेशिया के, तो आप वहां इसकी पल्स ले सकते हैं। वहां जिन मसल्स के दरमियान में लाई करती है उनके टेंडेंस, मतलब जिनके मसल्स के टेंडेंस हैं, उन मसल्स का नाम है ब्रेकियोरेडियलिस मसल और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल। उसके अलावा एक और बात की है कि ये जो आर्टरी है ये कुछ मसल्स का नाम लेकर कहा है कि उनके टेंडन के ऊपर लाई करती है। तो बच्चों ये जो रीजन है ना, यहाँ यहाँ आपको पता है कि सारा इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म है ना, तो आर्टरी ज़ाहिर है किसी मसल्स के ऊपर मौजूद होगी। आपको पता है ये चीज तो आपको समझ आ गई है ना कि मसल्स का कितना पैक्ड अरेंजमेंट होता है फोर आर्म के अंदर, ठीक है। इस तरह करके एक मसल थोड़ा सा ऑब्लीक जा रहा है, जो आपके ये वाला मसल है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो जो आपकी आर्टरी है ना वो इस तरह इनके ऊपर लाई कर रही होती है टेंडेंस के। ये सिंपल बात है यहाँ पर। अब मुझे बताइए आपको क्लियर है? फिर हम अल्नर पे जाएंगे आगे, और बल्कि अभी इसका हैंड का पोर्शन बाकी है, लेकिन फोर आर्म से आगे जाएंगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। रेस्ट और हैंड की बात करते हैं। अब रेडियल आर्टरी फोर आर्म से कैसे निकलती है? ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट से वाइंड करके, वाइंड का आपको क्या मतलब पता है ना, वाइंड का कि रैप होकर जैसे दूसरी साइड पर चला जाता है, ठीक है। वहां से ये हैंड की पोस्टीरो लेटरल सरफेस पर जाती है, यानी जो थंब के और इंडेक्स फिंगर की बैक साइड का एरिया है ना बच्चों, वो पोस्टीरो लेटरल सरफेस कहलाता है हैंड की, ठीक है। अब आर्टरी वहां से फ्लोर ऑफ एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स में इंटर होती है, ठीक, और वहां से ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल की टेंडन के नीचे से जाती है जब तक ये डोर्सल इंट्रोशियस मसल तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है। यानी डोर्सल इंट्रोशियाई है ना, वहां तक नहीं पहुंच, इंट्रोशियाई इज पॉजिटिव, इंट्रोशियस इज सिंगल मसल, ठीक है। यहाँ आर्टरी आकर डिवाइड होती है और दो हेड्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिनमें से एक जो है वो डीप एस्पेक्ट पर चला जाएगा, एक सुपरफिशियल। अब यहाँ पर एक टर्म आई है एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स, जो जगह मैं आपको बता रही हूँ ना कि जहाँ आपके थंब के और इंडेक्स फिंगर के दरमियान का एरिया, यानी कि अगर जो आपकी हैंड की बैक साइड होती है ना,
इसमें जो ये वाला एरिया होता है ना बच्चों, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स, ठीक है। यहाँ पुराने लोग ना, यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे पिट बनता है, खड्डे जैसी जगह बनती है डीप, वो उसके अंदर नसवार रख के खाते थे। ये क्लिनिकल नोट भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इसके नीचे आपको रेडियल आर्टरी की पल्सेशन अच्छी आती है, ठीक है, और आप स्किफॉइड बोन को पैल्पेट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं इसलिए छोड़ी क्योंकि ये मैं आपको क्लिनिकल नोट में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब जब क्लिनिकल नोट पढ़ेंगे तो मजीद आपको फिर ये चीज क्लियर होती जाएगी। हम रिसेंट जल्दी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल वापस टॉपिक पे आए कि हमने ये बात अभी तक डिस्कस की कि रेडियल आर्टरी फोर आर्म तक तो पहुंचाई थी हमने। अब हैंड में ये पोस्टीरियर और लेटरल साइड पर इंटर हो रही है, यानी कि बैक साइड पर थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान, ठीक है। तो वहां से अब ये क्या कर रही है, आगे जाएगी, ठीक है, और डोर्सल इंट्रोशियस का जहाँ हेड्स है ना, वहां पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी और पाम में इंटर हो जाएगी, ठीक है। पाम में इंटर होने के बाद जो रेडियल आर्टरी है वो मीडियल साइड पर कर्व करेगी। मीडियल साइड यानी कि आपको पता है, अब अपना हाथ सीधा कर कर पाम की साइड पर देखिए। अब इसके मीडियल कर्व करने का मतलब है ये लिटिल फिंगर की डायरेक्शन में मुड़ेगी, जहां ऑलरेडी एक अल्नर आर्टरी इस तरह आ रही होगी, इसका वेट कर रही होगी कि ये आकर मीडियल मुड़कर आर्च को कंप्लीट करे, ठीक है। तो वहां पर ये डीप पाल्मर आर्च कंप्लीट करती है, ठीक है। और इस आर्च का ये कि ये आर्च कहाँ तक होगी, जितना आप अपना थंब को एक्सटेंड करते हो ना, अंगूठा खोल कर रखते हो, तो जो लेवल बनता है ना वहां तक, जैसे कि इस पिक्चर में जैसे एक्सटेंडेड थंब के लेवल तक ये आर्च होगी, ठीक है। पिक्चर से मैं आगे आपको दिखा दूंगी। तो फिलहाल सिंपल आपने ये याद रखना है अभी। अच्छा, जब पाम के अंदर इंटर होती है रेडियल आर्टरी, पहले ज़रा डॉर्सम में इंटर हुई थी, अब जब पाम के अंदर इंटर होती है तो वहां पर एक ये ब्रांच देती है जिसका नाम है, मतलब आप इसको इंडेक्स रेडियलिस आर्टरी कह लें, ठीक है, सिंपल ये इसका लैटिन नेम लिखा हुआ है, जो इंडेक्स फिंगर की लेटरल साइड को सप्लाई करती है, ठीक है। और दूसरी आर्टरी जो दो पार्ट्स में स्प्लिट होकर लेटरल और मीडियल साइड ऑफ थंब को सप्लाई करती है। इससे पहला जो लेक्चर हम पाम का डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपको फिगर दिखाई थी जिसमें जो थंब था और लेटर जो आपकी इंडेक्स फिंगर थी उसकी लेटरल साइड पर जो पिक्चर बनी हुई थी, जो वेसल, वो डार्क रेड कलर की थी जबकि बाकी ब्राइट रेड थे। तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट आर्चेस से आ रहा है। तो अब ये जो ब्रांच डिवाइड हुई है ना, ये आकर सप्लाई करिए थंब के दोनों साइड्स को और इंडेक्स फिंगर। आगे इसकी पिक्चर्स है, मैं फिर दोबारा आपको बताऊंगी, ठीक है। अब डीप पाल्मर आर्च जो है वो आर्ट वेसल सेंड करेगी प्रॉक्सिमली ताकि वो रिस्ट जॉइंट पर एनास्टोमोसिस बनाए, और डिस्टली जो है वो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में एक दफा दोबारा देखिए, अब आप इसको बेहतर समझ सकेंगे, ठीक है। अब आप इसने पहले रेडियल आर्टरी को देखिए। रेडियल आर्टरी जो है, ठीक है, फोर आर्म तक आई, यानी ये वो एरिया जहाँ उसको मैंने पर्पल मार्क लगाया है ना, जहां पर आप इसकी पल्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, ठीक है। एक इसका पोर्शन है जो डीप इसके डॉर्सन से आगे होकर आया। आप देखेंगे कि किन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान से पाम में आया है, आपके थंब के और आपके इंडेक्स फिंगर के पाम में आ गया, और इसने यहाँ डीप पाल्मर आर्च बनानी है, ठीक है। आप देखेंगे जब ये डीप पाल्मर आर्च के लिए इंटर होने लगा है उससे पहले ही इसने एक ब्रांच दे दी है, ये ऊपर चली गई है जो, ठीक है। और देखें ये ब्रांच आगे स्प्लिट हो रही है, वी बना रही थी, यानी कि इसने एक साइड पे थंब की मीडियल साइड को सप्लाई करना है, एक ने लेटरल साइड को, और एक ये साइड है जो इंडेक्स फिंगर की लेटरल साइड को सप्लाई करेगी, ठीक है। बाकी अल्नर का पार्ट है जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में से आना है, लेकिन वो अल्नर का पार्ट कंसीडर होंगी, ठीक है। वो मैं आगे आपको आर्च कंप्लीट करके बताती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन है, तीन एनास्टोमोसिस हैं, एक रिस्ट पर और दो पाम पर। नहीं बच्चे देखें, आर्च और एनास्टोमोसिस में फर्क है। आर्च जो है ना वो बस एक ब्लड वेसल का कह लें कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें दो ब्लड वेसल्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। लेकिन एनास्टोमोसिस जो होता है ना वो दो सेपरेट स्ट्रक्चर्स के दरमियान का लिंक है। यानी समझें कि अगर यहाँ पर एनास्टोमोसिस बनाना हो ना, तो वो मैं इस तरह शो करूंगी कि दो सेपरेट वेसल्स जा रही थी, उनको एक वेसल ने लिंक कर दिया, तो वो एनास्टोमोसिस होगा। लेकिन आर्च एक अलग चीज है। तो यहाँ पर पाम के लेवल पर आर्चेस बन रही हैं और रिस्ट के लेवल पर एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस जैसे मैंने आपको शोल्डर में बताया था और एल्बो पर बताया था। अभी आपके सामने
सारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, रेडियल आर्टरी को दिखाई हुई है। अब आप यहाँ पर फोकस करें, देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पर रेडियल आर्टरी डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में नहीं दिखाई हुई, बल्कि एक वाइट स्ट्रक्चर के नीचे से होकर आई है, ठीक है। तो यही बताया हुआ है कि ये डॉर्सम में चली जाएगी और डॉर्सम से फिर वापस आएगी आर्च को ज्वाइन करने। यहाँ पर सारा आपका पाल्मर एस्पेक्ट जो है ना रिस्ट का, उसकी ब्लड सप्लाई बताई हुई है, ठीक है। बहुत डिटेल्स इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये समझना है कि इसमें रेडियल आर्टरी डिवाइड कैसे हुई थी, ठीक है। देखिए ये रेडियल आर्टरी है, ये जो सुपरफिशियल आर्च में जाना है, और ये नीचे वाली जो है जिसने डीप आर्च में जाना है, ठीक है। बस ये आपको मैंने समझाना था, इससे ज्यादा फिलहाल जरूरत नहीं है। अल्नर आर्टरी की बात करते हैं। अल्नर आर्टरी अल्ना वर्ड से है, जो कि एल्बो को कहते हैं लैटिन में, ठीक है। क्योंकि देखें कि प्रोमिनेंस भी जो है एल्बो की ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस वो अल्ना का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब अल्नर आर्टरी को पता है कि ब्रेकियल की दूसरी बाइफर्केशन जो है वो अल्नर आर्टरी है, ठीक। और अब ये हैंड ये क्या करेगी, ये मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म पर पास करेगी और हैंड के मीडियल पोर्शन पर आकर टर्मिनेट होगी एज सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ठीक है। सोर्स क्या है इसकी, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रांचेस इसकी के सामने मेंशन्ड है, देख लीजिएगा, ठीक है। और किस एरिया को सप्लाई करेगी, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म को और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ हैंड को। ओरिजिन इसका क्या है, ब्रेकियल आर्टरी से आएगी, ठीक है। और पासेस डीप टू ब्रेकियल बेसिपिटल एपोन्यूरोसिस के नीचे से गुजरेगी और एल्बो पे पहुंचकर ये यानी कि ब्रेकियल आर्टरी जब एल्बो पर पहुंचती तो हमने पढ़ा था कि अल्नर और रेडियल आर्टरी देती है, ठीक है। तो जो अल्नर आर्टरी है ये दोनों अपनी रिस्पेक्टिव साइड्स पर, यानी क्योंकि अल्नर आर्टरी जो थी वो मीडियल साइड पर ही ओरिजिनेट हुई थी, वो मीडियल साइड पर ही डिसेंड करेगी, ठीक है। अब जब ये आर्टरी अपने अपर पार्ट में होती है तब इसको बहुत सारे मसल्स कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, प्रोडेंटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है। और ये ब्रेकियालिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के ऊपर लाई करती है, ठीक। यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो सेकंड सेम वही पिक्चर है, देखें कि सेकंड जो पिक्चर है ना ये आपके सामने, ये जो है ये आपकी अल्नर आर्टरी, ठीक है। अब मैं आपको इसमें से एनोटेशन रिमूव करके बताऊंगी, जहां ये डिम सी दिखाई हुई है वहां आपको पता है कि ये मसल्स के कवर के नीचे लाई कर रही है, तो आप इसकी हाईलाइट देख सकते हैं, देखिए ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के नीचे से गुजरेगी, ठीक है। ये मसल है ये वाला, ठीक। उसके अलावा ये देखिए मीडियन नर्व इसके पास होती है, ये चीज हमने देखी है, ठीक है। फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के नीचे से गुजरेगी। अब आपको पता है कि जहां पर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस होता है उसी के नीचे जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो यही बात लिखी हुई है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इसके ऊपर से गुजरेगा और ये खुद फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के ऊपर से लाई करेगी और टर्मिनेट हो जाएगी आकर बाद में मीडियल साइड ऑफ द रिस्ट तक, ठीक है। फोर आर्म के पोर्शन की बात करें यहाँ तक, यहाँ इसकी भी पल्स फील हो सकती है, लेकिन ये इतनी क्योंकि ये कार्पल बोन्स के साथ साथ होती है तो इतनी प्रॉपर इसकी पल्स फील नहीं होती, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जहाँ इसकी भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसकी भी हम पल्सेशन लेते हैं। फोर आर्म के अंदर देख रहे थे, ठीक है, ये आपके सामने सारा कोर्स भी मैंने बताया आपको। सिंपली ये कि ब्रेकियल आर्टरी से डिवाइड हुई, मीडियल साइड पर डिसेंड हुई, बहुत सारे मसल्स के कवर के अंदर लाई करती है और फोर आर्म के लोअर मोस्ट पोर्शन यानी रिस्ट के लेवल पर आकर ये फिर कहाँ आपको मिलेगी, जहां पर कार्पल बोन्स हैं, ठीक है, वहां इसकी भी पल्सेशन फील हो सकती है। ये देखें ये कैडेवर में से दिखाया हुआ है आपको, और ये देखें यहाँ पर ये इन्होंने फोर्सेप्स से ही हटाए हैं सारे मसल्स ताकि नीचे से आपको इसकी ब्रांचेस नजर आ सके, ठीक है। ये अल्नर आर्टरी है ना मेन, ये आगे से ब्रांचेस देती है, ठीक है। कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, जो कि सारी जो है मसल्स के कवर के अंदर लाई करती हैं। जब मैंने आपको एल्बो एनास्टोमोसिस पढ़ाया था तो मैंने आपको ये चीज बताई थी, तो यहाँ उन्होंने फोर्सेप्स दिखाया कि हटाकर बताया इस तरह ये लाई करती हैं। हैंड में अल्नर आर्टरी जो है मीडियल साइड पर ही कंटिन्यू करेगी, ठीक है। और एक चीज है कि ये जब कार्पल टनल के अंदर से नहीं गुजरती उसका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन ये वहीं पर अपनी एक सेपरेट टनल के अंदर से पास करती है जिसका नाम है गॉयंस कनाल, ठीक है। जो हमने पढ़ा था ना कि
जो हमारी कार्पल टनल होती है उसके ऊपर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होते हैं, उसके कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स गुजरे होते हैं। इसी तरह वहां पर जिस तरह फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के बारे में पढ़ा था कि वो बेसिकली कंपोनेंट नहीं होता कार्पल टनल का, वो सिर्फ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर से गुजर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से एक स्ट्रक्चर और गुजर रहा है एक अपनी सेपरेट कनाल में, वो है अल्नर आर्टरी, ठीक है। हैंड पर इसने सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनानी है, ठीक है, और मीडियल साइड पर होगा ये, और उसको कंप्लीट किसने करना है, रेडियल आर्टरी ने आकर लेटरल साइड से। अब ये जो आर्च बनती है ना सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ये आगे 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज देती है। कॉमन डिजिटल आर्टरीज यानी जिसमें फिंगर को सप्लाई करना है, जो सेकंड से फोर्थ मेटाकार्पल्स के दरमियान में से गुजरती है और बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलेंजेस तक जाती है। वहां फिर ये डिवाइड होकर प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज की फॉर्म में फिंगर्स के दोनों साइड्स पर रन करके सप्लाई करती है। यानी कि जो पूरी आर्च बनी थी तो उसमें से पहले 3 ब्रांचेस जाती हैं, ठीक है। जब वो फिंगर की बेस पर पहुंचती हैं तो वहां ये इस तरह डिवाइड होती हैं 2-2 पार्ट्स में। उनमें से एक पार्ट फिंगर की एक साइड पर यानी मीडियल पर और दूसरा लेटरल पर सप्लाई करता है। ये सारी ब्लड सप्लाई होती है। आगे पिक्चर से मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये आपके सामने पिक्चर है, आप देख सकते हैं इसमें कि देखिए ये आपके सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है, इससे 3 मेन आर्चेस निकली थी, 3 मेन ब्रांचेस, ठीक है। और वो फिर आगे स्प्लिट होकर फर्दर सप्लाई करती हैं फिंगर्स के दरमियान। ठीक है, अब इस चीज को देख लेंगे कि इसका जो सेकंड पोर्शन है, ठीक है। इस पिक्चर से फाइनल करते हैं, ठीक है। अजानें स्टार्ट हो गई हैं कि जो रेडियल आर्टरी है उसने क्या करना है, 2 ब्रांचेस देनी है, एक जो सुपरफिशियल में जाएगी और एक इसकी डीप ब्रांच है, ठीक है। जबकि अल्नर आर्टरी जो है वो खुद कंटिन्यू करेगी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, लेकिन एक डीप ब्रांच देती है, ठीक है। उन्हीं में से फिर ब्रांचेस अराइज करती हैं जो कि सप्लाई करती हैं हमारे हैंड को। जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है उसमें से जो ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करेंगी हमारी सेकंड यानी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फिंगर को, जैसे ये ब्राइट कलर से दिखाया हुआ है। और डीप पाल्मर आर्च जो है वो ब्राइट कलर से शो किया और हमारी थंब को और इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने समराइज कर लिया क्योंकि काफी ज्यादा लंबा हो रहा था। अब आप मुझे बताएं कुछ पूछना है आपने।